हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th के साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस यानी कि पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और साथ में जानेंगे कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर क्या होता है। तो पहले हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्था के बारे में कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएँ होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। आपने अपने आसपास देखा होगा चारों तरफ, तो आपको पदार्थ दिखा होगा। उस पदार्थ की अगर अवस्था के बारे में बात करें तो आपको यह 3 रूपों में दिखेगा। जैसे कि ईंट हो गया, यह आपको ठोस में दिखेगा। पानी जिसे आप पीते हैं या नहाते हैं वो पानी द्रव के रूप में दिखेगा। जबकि आप जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या फिर गर्मी के मौसम में पंखा चालू करते हैं, आपको हवा लगता है, ये जो हवा है इसकी जो अवस्था है यह गैस होता है। तो हम लोग यही जानेंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है, इसमें अंतर क्या है। तो ठोस के बारे में जानते हैं। ठोस क्या है? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति निश्चित होता है। जबकि द्रव की बात करें तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। यानी कि अगर द्रव को किसी बर्तन में रखा जाता है तो उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे अगर किस ग्लास में रखेंगे तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी, जबकि किसी द्रव को अगर ज़मीन पे फेंक देते हैं, गिरा देते हैं तो इसकी ऊंचाई ख़त्म हो जाती है, लगभग ना के बराबर हो जाती है। अगला है गैस। तो गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, यानी कि इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। अब हम इसमें अंतर देखेंगे। तो पहला अंतर हमने आयतन के बारे में लिया है कि आयतन के हिसाब से ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है। तो आयतन ठोस का निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है, यानी कि यह अनिश्चित होता है। अगर आकार के हिसाब से इसमें हम अंतर देखें तो ठोस का आकार निश्चित होता है, यानी कि ठोस जिस आकार में है आप उसे कभी भी किसी भी समय देखेंगे तो वह आपको उसी आकार में दिखेगा। या उस किसी पदार्थ जो ठोस अवस्था में है उसको आप कहीं भी ले जाके रख देंगे तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका जो आकार है वो निश्चित होगा। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, यह हो जाएगा अनिश्चित। गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे कि अगर गैस को एक छोटी शीशी में रखा जाता है तो वह पूरी शीशी में फैला हुआ रहता है। जैसे कि इत्र हो गया, यानी कि सेंट, अगर एक छोटी सी शीशी में है तो पूरी शीशी में फैला हुआ रहता है। परंतु उसी शीशी को या उस सेंट को जो हम लोग किसी बड़े कमरे में खोल देते हैं तो वह पूरे कमरे में फैल जाता है, यानी कि इसका जो आकार होगा वह निश्चित नहीं होगा। अब बात करते हैं अंतराणविक बल के हिसाब से ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। तो पहले जानते हैं अंतराणविक बल होता क्या है। अंतराणविक बल का मतलब होता है अणुओं के बीच लगने वाला बल। जैसे कि अगर इस प्रकार से ढेर सारे अणु हैं तो इनके अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है, ये जो आकर्षण बल लग रहा है, इसी को बोलते हैं अंतराणविक बल या अंतराणविक आकर्षण बल। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ठोस के जो कण होते हैं ये बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच आकर्षण बल जो होता है ये ज़्यादा होता है, यानी कि अंतराणविक बल ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें द्रव के बारे में तो द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं। इस प्रकार से दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, यानी कि इसके बीच अंतराणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। अब हम बात करते हैं गैस के बारे में। तो गैस के अणु बहुत ही दूर होते हैं, इतने दूर होते हैं कि इनके बीच किसी भी प्रकार का आकर्षण बल
लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि इसके जितने भी अणु होते हैं स्वतंत्र रूप से घूमना चाहते हैं। जैसे कि हमने अब एग्जांपल दिया इत्र के बारे में, यानी कि सेंट के बारे में। जब इसको किसी कमरे में खोल दिया जाता है तो पूरे कमरे में फैल जाता है, यानी कि इसके जो अणु होते हैं इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ना के बराबर होता है, यानी कि नगण्य होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें अंतराणिक आकर्षण बल नगण्य होता है। बल नगण्य होता है। इसमें अगर संदेश बढ़ाना चाहे तो कह सकते हैं ठोस की अपेक्षा कम, परंतु गैस की अपेक्षा ज्यादा होता है। अगला है बहाव के हिसाब से बताएंगे अंतर। तो बहाव के हिसाब से अगर अंतर देखेंगे तो बहाव मतलब होता है बहना। तो ठोस अगर कहीं रखा हुआ है इसमें किसी प्रकार का बहाव नहीं होता है, यानी कि अगर ठोस को यहाँ पर रखा गया है इसमें बहने का गुण नहीं होता है कि इस प्रकार से बहता हुआ कहीं चला जाए, तो इसमें बहाव नहीं होता है। जबकि द्रव की बात करें तो द्रव में बहाव होता है। आपने पानी को देखा होगा, जब लोग खेत को सींचते हैं तो पानी नाले की सहायता से आराम से बहते हुए चला जाता है, यानी कि बहाव का गुण द्रव में होता है। बहाव का इसमें लिख सकते हैं बहाव होता है। अब बात करते हैं गैस। तो गैस के अणु आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, एकदम फ्री होते हैं, तो ये अपने आप ही बहते हुए उड़ते हुए चले जाते हैं। इसमें बहाव बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है। अब अगला अंतर आता है संपीड़ितता के हिसाब से। इन तीनों में अंतर क्या है? संपीड़ितता का मतलब हो गया किसी पदार्थ को दबाना और उसके आकृति में अगर परिवर्तन हो रहा है, यानी दब जा रहा है, तो वही कहलाता है संपीड़ितता, यानी संपीड होना। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ठोस को अगर हम लोग सामान्य रूप से दबाते हैं तो इसके आकृति में या आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठोस को दबाने पर यह दबता नहीं है, यानी कि यह संपीड़ितता के हिसाब से देखेंगे तो यह असंपीड होता है। असंपीड होता है, यानी इसको दबाया नहीं जा सकता है। द्रव की बात करें तो द्रव को भी दबाया नहीं जा सकता है। आपने देखा होगा अगर किसी बोतल में पानी को भर कर उसे अच्छे तरीके से लॉक कर दिया जाता है और उसको आप हाथ से दबाते हैं, अगर उसके अंदर एयर नहीं है तो आप उसको दबाएंगे, उसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है, यानी कि ये भी कैसा है? असंपीड है, इसको दबाया नहीं जा सकता है। जबकि गैस की बात करें तो गैस जो है यह संपीड है, यानी कि गैस में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है, क्योंकि गैस को दबाया जा सकता है। इस प्रकार से इसमें अंतर हो जाता है। आप इस अंतर को अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम लोग समझेंगे ठोस से द्रव, द्रव से गैस या ठोस से गैस, यानी कि तीनों अवस्थाओं को आपस में बदलने की क्रिया क्या होती है, उसका परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं यदि कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है, कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो आइए जानते हैं। ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को बोलते हैं संगलन। ठोस से अगर कोई पदार्थ द्रव में बदल रहा है तो उसे बोलते हैं संगलन, जबकि अगर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदल रहा है तो उसे कहते हैं पदार्थ का जमना। इसी प्रकार अगर कोई पदार्थ द्रव से गैस में बदल रहा है तो उसे बोलते हैं वाष्पन या वाष्पीकरण। कोई पदार्थ द्रव से गैस में बदल रहा है तो उसे बोलेंगे वाष्पन। अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा है तो इस क्रिया को बोलते हैं संघनन। अगर कोई पदार्थ ठोस से गैस में बदल रहा है, यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में बिना आए सीधे गैस में बदल जा रहा है तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जा रहा है तब उसे बोलते हैं
निक्षेपण। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, इसकी क्रिया हो गई, इस क्रिया के हिसाब से इसकी परिभाषा होती है। तो इस परिभाषा को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और बना सकते हैं। तो जानते हैं कि गलनांक क्या होता है। गलनांक क्वथनांक और हिमांक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गलनांक के बारे में। गलनांक क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है, वह मिनिमम तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो उस तापमान को हम लोग बोलते हैं गलनांक। ठीक है, अब बात करते हैं क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक क्या होता है? वह मिनिमम तापमान जिस पर पदार्थ द्रव से गैस में बदल रहा है। यह एक प्रकार का तापमान के बारे में बताता है जन। ठीक है, तो वह मिनिमम तापमान जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे बोलते हैं क्वथनांक। अगर हम लोग जल के बारे में बात करें तो जल का गलनांक के बारे में बात करते हैं। जल के लिए जो गलनांक होता है यह होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि अगर जल बर्फ के रूप में है, ठोस अवस्था में है, अगर उसका तापमान हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए तो वह ठोस से द्रव में बदलना चालू कर देगा। तो इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं जल का गलनांक। अगर क्वथनांक की बात करें तो जल के लिए क्वथनांक जो होता है यह होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल द्रव से गैस अवस्था में बदलने लगता है। अब बात करते हैं हिमांक क्या होता है। हिमांक, यदि कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल रहा है तो जिस तापमान पे बदल रहा है वह तापमान कहलाता है हिमांक। ठीक है, यानी कि यहाँ जो हो रहा है पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में बदल रहा है, तो द्रव से ठोस अवस्था में बदलने पर जो तापमान की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं हिमांक। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं ऊष्मा के बारे में। गुप्त ऊष्मा एक होता है विशिष्ट ऊष्मा। इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि अगर हम लोग किसी भी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं या ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा देने पर उस पदार्थ का तापमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना दिखे, यानी कि तापमान में वृद्धि ना हो, जबकि सारा का सारा तापमान उसकी अवस्था को बदलने में चला जाए। अगर हम सिंपल परिभाषा की बात करें तो पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। जैसे कि अगर यहाँ बात करें, यहाँ पर एक कंटेनर है, इसमें बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है। ये है बर्फ। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये जो पदार्थ है ये बदल जाता है द्रव में। ये पदार्थ ठोस से द्रव में आ गया जल के रूप में, तो यहाँ से इसमें बदलने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ा। तो अवस्था के बदलने के लिए जो ऊष्मा दिया जाता है उसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो अवस्था परिवर्तित होता है मगर जो इसका अपना तापमान होता है उसमें परिवर्तन नहीं दिखता है। जैसे कि अगर इसके तापमान की बात करें तो यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसका तापमान कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी जो अवस्था है यह ठोस अवस्था है।
और जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो यह बदल जाता है द्रव में, और इसका तापमान जो है अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो तापमान दिया गया है यही तापमान इसकी अवस्था को परिवर्तित कर रहा है। तो अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा दिया जाता है उसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। जबकि विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, इसमें अवस्था परिवर्तित नहीं होता है। विशिष्ट ऊष्मा में अवस्था का परिवर्तन जैसे यहाँ हो रहा है इस प्रकार से अवस्था का परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसका तापमान बढ़ता है। जैसे कि अगर इसको हम अभी भी गर्म किए जा रहे हैं, अगर हम इसको अभी भी गर्म किए जा रहे हैं, ये आगे चलकर द्रव में ही है। अभी भी इसकी अवस्था जो है वह द्रव की है, परंतु इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, या फिर 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से यहाँ जो जा रहा है ये होता है विशिष्ट ऊष्मा। इसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। यानी कि तापमान को अगर देखेंगे तो 0 से पहले 1 हुआ होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस प्रकार से 100 तक पहुँचा होगा। तो हम ये परिभाषा की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। इसमें पदार्थ की अवस्था परिवर्तित नहीं होती है, जबकि पदार्थ का तापमान परिवर्तित हो जाता है। जबकि गुप्त ऊष्मा की बात करें तो गुप्त ऊष्मा में पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ता है, बल्कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है।